आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं 2 करोड़ खानदानों के लिए। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल सस्ता आटा, घी और दालें गरीबों को फराहम करने का ऐलान किया, और आज लाहौर में दाल मसूर, दाल माश, सफ़ेद चना 5 से 20 रुपए तक महंगा हो गया है। आटा पहले ही महंगाई में गीला है, तो इसकी रही सही कसर चीनी ने निकाल दी है। पेशावर में चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। कराची में फ़ी किलो पर 5 रुपए इजाफे के साथ चीनी अब 140 से ज़ायद हो चुकी है। लाहौर में तो मकामी चीनी ही मार्केट से गायब हो गई, और ये सब बिल्कुल हुकूमती वज़रा और मुशीरों के ऐलान के एन ऑपोजिट हो रहा है। सुनिए जरा। इस साल हम डिफरेंट काम ये कर रहे हैं कि चीनी की कीमत मुकर्रर करेंगे। चीनी की कीमत 80 रुपए या 80 रुपए से कम होगी। गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने ये डिसीजन लिया। आज चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज़ 75 पैसे पर किलो जो होगी। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म के लिए एक आम तासुर ये बन गया है कि जिस बात का वो नोटिस लेते हैं वहाँ मज़ीद मुश्किलात हो जाती हैं। तो इस बार भी ये रवायत बरकरार रही है, और एक बार फिर ये बात सही साबित हुई है। सोने पे सुहागा, पंजाब की शुगर मिल्स ने सरकारी शेड्यूल के मुताबिक मिल्स में गन्ने की क्रशिंग शुरू करने से इनकार कर दिया है। नई चीनी मार्केट में ताख़ीर से आने की सूरत में शदीद बहरान का खदशा है, लेकिन शुगर मिल मालकान कहते हैं कि पिछले साल वक्त से पहले क्रशिंग शुरू हो गई थी। शुरू करने से मिल्स और मुल्क दोनों को नुकसान हुआ था। इस एग्रीकल्चर के उनके मुताबिक जो है वो 30 नवंबर इज़ दी प्राइम टाइम। पिछले साल की क्रशिंग सीजन वक्त से पहले आगाज़ करने की वजह से चीनी की पैदावार में 3 लाख टन की चीनी की कमी वाक़ई हुई। जो चौधरी ज़का अशरफ, मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, इनके मुताबिक पाकिस्तान में गन्ना 30 नवंबर तक सही तौर पर पकता है। पिछले साल कच्चा गन्ना क्रश करने की वजह से पैदावार कम हुई थी, यानी अवाम तैयार रहे हैं कि फिलहाल चीनी ने सस्ता नहीं होना, और अगर महंगाई से बचना है तो फिर अली अमीन गंडापुर के वो 9 दाने वाले मशवरे पर अमल करना होगा। सुनिए जरा। एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता। तो महंगाई का ये बुरा हाल है। वजीर आजम के 120 अरब के ऐलान के बाद आज मावन खुसूसी सानिया नश्तर ने एहसास राशन प्रोग्राम की तफसीलात भी शेयर की हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए। लोगों को महंगाई की वजह से तकलीफ है और हुकूमत को इसका एहसास है, तो एक नया एहसास का प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका नाम है एहसास राशन। 13 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। पीर के दिन एक वेब पोर्टल खुल जाएगा। सिस्टम से मुस्तफीद होने के लिए शिनाख्ती कार्ड के नंबर पर मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। यूटिलिटी स्टोर के साथ साथ जो किराना स्टोर हैं वो तमाम इस प्रोग्राम में आने के लिए अहल हैं। ऐप होगी, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे वो डाउनलोड कर सकेंगे। उनकी दुकान पे कोई जाएगा, अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर लेके, जो भी ग्राहक खड़ा होगा उसके मोबाइल फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगी, रियायत पे चीज़ें मिल जाएंगी। जिन ख़ानदानों की आमदन है 31,000 से कम है, वो इस प्रोग्राम के मुस्तहिक ठहराएंगे। 30% रियायत है तेल, दाल और आटे के ऊपर, और मजमूई तौर पे 1000 रुपए की सब्सिडी एक ख़ानदान जो है वो महीने में ले सकेगा। इसका टोटल बजट है इस फिस्कल ईयर के लिए हमने 120 बिलियन सब्सिडी के लिए रखा है। IMF को ये पूरी तरह मालूम है, इन्फ्लेशन के तनाजुर में मदद के लिए ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की 60% आबादी इससे मुस्तफीद होगी। इस प्रोग्राम के लिए रकम कैसे अरेंज होगी, अहम सवालात हैं। हुकूमती मौक़िफ़ के लिए फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। माशी उमूर के माहिर हैं फ़ारूक सलीम साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी मैं। फ़ारूक, सबसे पहले तो ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ ले लेती हूँ आपसे। ये चीनी अब महंगी क्यों है? देखिए, चीनी तो मैं जो PBS का जो रिसेंट डाटा है, लाहौर में तो चीनी का रेट जो है वो 96 रुपए किलो है, और कराची के अंदर जो है वो चीनी महंगी है। कराची में आटा भी महंगा है, और कराची जो ओवरऑल जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स अपना डेटा जारी करता है तो उसमें कराची पेशावर में 150 रुपए वेटेज ज्यादा है।
सुन लें ना, गुजारिश सुन लें, उसका वेटेज ज्यादा है। इसी वजह से हमारा FCI जो है वो उसको कराची की इन्फ्लेशन जो कि सिंध हुकूमत का काम है कंट्रोल करना सूबाई सतह पर, वो उसकी वजह से हमारा जो नंबर है वो खराब होता है। पंजाब में तो आटा 20 किलो का 1100 रुपए में दस्तयाब है, लेकिन कराची के अंदर 1500 रुपए में 20 किलो का आटा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने गंदम पर वक्त सरकारी गंदम रिलीज नहीं की। पंजाब ने अपनी गंदम पर वक्त रिलीज की। जहां तक रहेगी बात, अभी आप कह रही थी कि 30 नवंबर तक गन्ना नहीं पकता, ये वो तमाम मिथ्स हैं। 15 नवंबर से जो है वो शुगर मिलें चलेंगी, हमने नोटिफाई कर दिया है पंजाब हुकूमत ने। हाँ। और गन्ना की फसल अच्छा फरूख, ये वाली बात मैं मिथ पर बात नहीं कर रही थी, ये चौधरी ज़का अशरफ साहब जो मरकजी चेयरमैन है पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है। ये एक मिनट देखें, जो तो शुगर मिल्स का मौकफ है, वो शुगर मिल्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि क्रशिंग जो है वो लेट शुरू हो, और गन्ना जैसे जैसे खेत में हो रहता है वो गन्ने का जो वजन है, वो गन्ने का वजन भी जो है वो कम होता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमने ना किसान का एहतसाल करना है, ना हमने इंडस्ट्री का एहतसाल करना है। हम तो चाहते हैं कि बर वक्त क्रशिंग शुरू हो, और इस बार फसल भी ज्यादा है, चीनी की जो इंडस्ट्री है वो अपनी चीनी बनाए, और उससे जो है वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। फरूख, आपसे आवाम ये सुनना चाहते हैं कि चीनी सस्ती होगी या नहीं होगी? पेशावर में 150 का रेट है। डेफिनेटली जो है वो सस्ती होगी, और आपकी सिर्फ इतला क्लियर करता जाऊं कि हुकूमत ने चीनी को इंपोर्ट भी किया, इंपोर्ट करके मार्केट के अंदर इसी वजह से हमने फ्लोट किया। इसमें सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा सूबाई हुकूमतों ने, दोनों ने, पंजाब हुकूमत ने भी और KP के हुकूमत ने भी वो इम्पोर्टेड चीनी मार्केट के अंदर जो है वो प्लेस की है, जिससे यहाँ पर कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन सिंध हुकूमत को भी जो है वो इकदाम लेने की जरूरत है, वो इकदाम भी लें। बाकी जो इन्फ्लेशन है, पेट्रोल दुनिया के अंदर महंगा हुआ, 100% इजाफा हो गया, खुर्दनी तेल की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। हाँ। दोनों चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, हमने पेट्रोल के ऊपर अपने टैक्सेस कम किए हैं। सिंध हुकूमत से बात कर रहे हैं आप? 400 अरब रुपए का रेवेन्यू हमने लिया है, और मौजूद है आप कराची में, बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत से। फरूख देखें, बार बार हम तो सिंध हुकूमत से बात कर रहे हैं, ये जो बल्कि वजीर आज़म साहब जो हम रिलीफ पैकेज लेकर आए हैं, इसमें भी हमने सिंध हुकूमत को कहा है कि आप इसमें भी अपना जो है वो शेयर ऐड करें। आप देखें कि पंजाब हुकूमत 65% शेयर जो है वो अपना इसमें डाल रही है हिस्सा, वफाक 35% डाल रहा है, इसी तरह KP के 65% डाल रहा है, वो वफाक 35% वहाँ भी डाल रहा है, इसी तरह GP गवर्नमेंट। फरूख, सानिया साहिबा ने बताया कि राशन प्रोग्राम की रकम 65% सूबे और 35% विफाक फराहम करेंगे। अभी आप भी उसी बारे में डिस्कस करें। इस हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी रजामंदी जाहिर की, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत के जवाब का इंतजार है। तो क्या बगैर सूबों की मुशावरत के उन पर इन्हिसार करने वाला ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है? नहीं, देखें, इनकार तो बिल्कुल नहीं कर, हम देखें अब ये इंतजार नहीं कर सके कि आप मैं ना मानूं की पॉलिसी के ऊपर चलें। देखें, जो महंगाई है, जो आलमी सतह से जो उसके असरात आए हैं, उससे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बसने वाला हर सूबे के लोग मुतासर हुए हैं। खासतौर के ऊपर जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके ऊपर जो है वो बोझ पड़ा है, क्योंकि उनकी जो इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी खाने पीने की अशिया के ऊपर खर्च होता है। जैसे जैसे आपका इनकम ग्रुप बढ़ता जाता है तो आपकी वो परसेंटेज भी कम होती जाती है, लेकिन लोअर इनकम का मैक्सिमम जो बजट है वो उनकी रोजमर्रा की राशन के ऊपर खर्च होता है। तो यही वजह है कि हुकूमत जो है उसको सपोर्ट फराहम कर रही है, लेकिन वफाक सिंध में भी अपना शेयर डाल रहा है। आज इस प्रोग्राम में हमारा 35% शेयर जो है सब्सिडी का वो सिंध की आवाम को जाएगा, लेकिन हम सिंध की हुकूमत जो 13 साल से पीपल्स पार्टी की है उसको भी हम ये जिम्मेदारी का एहसास दिलवा रहे हैं। ठीक, फरूख, आप साथ ही मौजूद हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, जहां सानिया नशर साहिबा ने अपने प्रोग्राम के हवाले से बताया। इसी प्रोग्राम में एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है, आपका कमेंट उस पर बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले फरूख सलीम साहब साथ बैठे में, तो पहले हम इस सेगमेंट को कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपका कमेंट लूंगी उस पर। फरूख साहब, सर, हुकूमत पाकिस्तान वैसे तो महंगाई समेत कुछ भी काबू करने में नाकाम है ना सर, लेकिन इस वक्त चीनी 150 तक पहुंच गई है, तो क्या हुकूमत कि बस में चीनी के रेट कंट्रोल करना है या हुकूमत मासूम है? जैसे कल वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं है बल्कि ये बैनुल अक़वामी हालात हैं जो जिम्मेदार हैं। देखिए, 2 जगह मैंने चीनी की कीमत चेक की है। इंडिया में चीनी जो है वो इंडियन रुपीज 35 रुपए की किलो है, और न्यूयॉर्क में जो स्पॉट रेट इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 40 सेंट का किलो है, जिसका मतलब है कि 70 पाकिस्तानी रुपए बनता है। देखिए, एक 20 अरब रुपए की जो रिलीफ है उसके हवाले से अभी आपने जो क्लिप चलाया वज़ीर आज़म साहब के खिताब से, उसमें 3 बातें वज़ीर आज़म साहब ने बताई।
उसमें पहली बात वो बता रहे हैं कि इसका क्वांटम क्या है कि 120 अरब रुपए का ये रिलीफ पैकेज होगा। उन्होंने बताया 13 करोड़ पाकिस्तानियों को ये दिया जाएगा और उसका दौरानिया उन्होंने बताया कि ये 6 महीने तक चलेगा। अगर 120 अरब रुपया आप 13 करोड़ पाकिस्तानियों में बांट लें तो 6 महीने में जो बनता है वो तकरीबन 923 रुपए बनता है। यानी कि एक महीने का वो 150 रुपए बनेगा और रोजाना का रिलीफ जो है ये 5 रुपए का रिलीफ है। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज इसको कहा जा रहा है, ये बॉइल्स डाउन टू 5 रुपीज अ डे। आज आप एक तंदूर की रोटी खरीदने जाएं तो वो 15 रुपए की मिलती है बाजार से। 3 दिन आप ये रिलीफ पैकेज को जमा करेंगे तो फिर 3 दिन के बाद आपको एक रोटी आप जो है वो खरीद मैसर आएगी। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ऐलानात हो जाते हैं उसके पीछे मंसूबा नहीं होता, ऐलानात हो जाते हैं उसके पीछे रकम नहीं होती। देखिए, कोई चीज हासिल करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चीज तो नीयत चाहिए, दूसरी चीज है कि आपको मंसूबा चाहिए, कोई प्लान चाहिए, और तीसरी चीज है पैसा चाहिए। अब यहाँ पे सर वो मंसूबा तो लेकर आ गए, पैसे कहाँ से आएंगे अब उसी के ऊपर डिस्कशन चल रही है। चीनी की सर हालिया कीमतों में इजाफा, ये इसमें सट्टेबाजी भी शामिल हो सकती है सर, क्योंकि बताया जाता है कि चीनी के रेट में सट्टेबाज भी अहम रोल अदा करते हैं और वैसे हर साल ही इस सीजन में रेट बढ़ जाता है। क्या इसको रोकने से के लिए सर पहले से कोई इक़दामात मुमकिन नहीं है क्या? देखिए, डंडे का जोर तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। ये 70 साल से हमने एक्सपीरियंस किया कि डंडे के जोर को नीचे नहीं लाते। ये पॉलिसी बनानी होगी और पॉलिसी बनाना चीनी के सेक्टर में कोई बड़ा काम नहीं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब सिर्फ 2 अहकामात दे दें, 2 पॉलिसी बनानी है। एक पॉलिसी अगर वज़ीर आज़म साहब ये लिख के दे दें कि भाई आपका जितना दिल चाहता है आप मुल्क से चीनी इस मर्जी मुल्क को एक्सपोर्ट कर दें, हम सब्सिडी नहीं देंगे, पहला हुक्म। दूसरा हुक्म ये कर दें कि जिसका दिल चाहता है दुनिया के किसी भी मुल्क से जितनी मर्जी चीनी इंपोर्ट कर लें, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इन 2 पॉलिसी के नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर कभी भी 1 किलो की चीनी की भी किल्लत नहीं आएगी। तो ये इतना पेचीदा मामला नहीं है, इसका हल जो है वो पॉलिसी में राइज कर। जी सर, वैलिड बात कर रहे हैं आप, फारूक हबीब साहब से का पॉइंट ले लेते हैं। सर वैलिड बात कर रहे हैं, क्यों इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता सर? देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर इस बात को क्लैरिफाई कर देते हैं जो अभी फारूक सलीम साहब ने अपना हिसाब निकाला हुआ है। हम जब बात करते हैं 2 करोड़ खानदानों की बात करते हैं और एक खानदान है तो वो अपना राशन जो है वो मजमूई तौर के ऊपर खरीदता है। और जब राशन में भी हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं, आटा, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसमें हम 30% सब्सिडी उसको फराहम कर रहे हैं। उसको एक्सपोर्ट फराहम की गई है जो कीमतों में इजाफा हुआ है। कहाँ हुकूमत ये कह रही है कि हम हर शख्स ने जो रोटी खानी है उसकी सारी रोटी भी हुकूमत ने फराहम करनी है। हमने उसके ऊपर इन्फ्लेशन का जो महंगाई का बोझ है वो कम करने की इस स्टिमुलस पैकेज के जरिए एक उसको मदद फराहम की है। लिहाजा उसको अफराद में तकसीम करना और करके बताना कि उसको इतने रुपए जाएगी, तो ये मैं समझता हूँ कि ये टोटली एक मिसलीडिंग और एक डिफरेंट उसका कॉन्सेप्ट को चेंज करने वाली बात है। तो इसको जो है वो क्लैरिफाई कर लिया जाए पहले बुनियादी तौर के ऊपर कि फी खानदान जो है वो 1000 रुपया उसको सब्सिडी मिलेगी। अगर एक खानदान है जिसका राशन 5000 रुपए का महीने में आता है तो उसको 1000 रुपया उसके ऊपर कम खर्च करना पड़ेगा, वो हुकूमत सपोर्ट फराहम कर रही है। तो इसको आप क्लैरिफाई कर लें। जहाँ तक रही बात चीनी के हवाले से, तो बाज़ औक़ात जो है वो चीनी की कीमत जो है वो आलमी सतह के ऊपर जो है इंटरनेशनल सतह के ऊपर ज्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है। इसी तरीके से वीट की भी है, बाज़ औक़ात आपकी ज्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है। एक बार हुकूमत ने चीनी शुगर जो है इम्पोर्ट करने की कोशिश की तो उसमें सर ये आइडेंटिफाई हो गया है, इस पे मैकेनिज्म तैयार हो गया फारूक हबीब साहब कि वो कौन से खानदान है जिनको ये सब्सिडी मिलेगी? देखें, बिल्कुल जो मुझे सिर्फ चीनी वाला पॉइंट क्लियर कर लेने दें कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा गन्ने का काश्तकार है उसको पिछले साल 100 अरब रुपया इजाफी मिला। इस साल हमने 225 रुपए रेट मुकर्रर किया है। इस साल 25% गन्ने की पैदावार ज्यादा है। जब पैदावार ज्यादा होगी चीनी ज्यादा बनेगी और डिमांड एंड सप्लाई का असूल है कि जब सप्लाई ज्यादा होगी तो उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अब आपने कहा कि सर 2018-19 में सर गन्ने की कीमत 185 थी, फी किलो चीनी 50 रुपए से कम थी, लेकिन अब अगर देखें
तो फरूख साहब बात तो मुकम्मल करने दें सर। गन्ने की कीमत में 40 रुपए तक इजाफा हुआ है, लेकिन चीनी की फी किलो कीमत दुगनी हुई है सर, ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब कि गन्ने के रेट से तो कीमत बढ़ने का ताल्लुक नहीं है ना फरूख साहब? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप 2018 की मुझे बात बताती हैं, 2018-2017 उठाएं, 180 रुपए रेट होता था, गन्ने के किसान का इत्तेसाल होता था, उसको कभी 120 रुपए से ज्यादा शुगर मिल मालिक जो है वो रेट भी देता था, लोगों को एक साल पैसे लेने के लिए एहतजाज करते थे। आज जो है वो हमारे जो कमिश्नर है पंजाब में, आप चेक करें कि किसी की जो है वो पैसे पेंडिंग पड़े हैं, जिसके पैसे पेंडिंग पड़े हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं, उनको किसान का इत्तेसाल को बंद किया गया है, किसान को फौरी पैसा जो है वो मुयस्सर आ रहा है। यही वजह है कि उसने इनकरेज होकर इस बार अपनी गन्ने की फसल ज्यादा लगाई है। और कॉटन ग्रोइंग एरियाज में गन्ने की जो है वो मिलें कौन लेकर गया था? शरीफ खानदान लेकर गया था। हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान पहली बार फूड सिक्योरिटी में सर याद नहीं आ रहा मुझे, याद दिलाइए 2017 में चीनी क्या रुपए किलो थी सर? नहीं, 2017 में चीनी जितने मर्जी रुपए किलो थी, लेकिन किसान को जो 180 रुपए रेट था ना, जो मुकर्रर शुदा था, वो भी उसको नहीं मिल रहा था। किसान का इत्तेसाल होता था। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बात बता रहा हूँ। आप किसी भी किसान से आप चेक कर लें, कॉल करके, जो गन्ने का काश्तकार है, बुनियादी तौर के ऊपर अब उसको पिछले साल उसको 180 गवर्नमेंट का रेट था, लेकिन मिल्स ने सर वही तो कह रही हूँ कि दुगनी से ज्यादा बढ़ रही है, अब दुगनी से ज्यादा कीमत बढ़ रही है। उसी बात को तो समझने की कोशिश कर रही हूँ फरूख सलीम साहब। सर वजीर आजम ने कल दाल, घी और आटा सस्ता फराहम करने का ऐलान किया, और आज ही सब महंगा हो गया। आम तासुर ये स्पेशली सोशल मीडिया पर तो ये बहुत चल रहा होता है कि वजीर आजम साहब जिस बात का नोटिस लेते हैं वो चीज मजीद मुश्किल हो जाती है, महंगाई का नोटिस लेते हैं ज्यादा महंगाई हो जाती है। सर जी, उसके पीछे जो वजह मुझे नजर आ रही है वो पॉलिसी का फुकदान है। हुकूमत के पास किसी किस्म की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, और उसकी वजह ये नजर आती है कि हुकूमत कोई टीम नहीं बना सकी। देखिए, पॉलिसी एक नतीजा होती है एक टीम का। एक टीम बैठती है, वो मनसूबाबंदी करती है, उसके नतीजे में एक पॉलिसी निकलती है। हमारे यहाँ पिछले 40 महीनों में टेक्निकली तो कोई 5 वज़राए खजाना आ चुके हुए हैं। अब अगर किसी एक वज़ीर खजाना को आप 8-10 महीने का एवरेज टेन्योर दे रहे हैं तो वो पॉलिसी बना पाएगा। तो यहाँ पे पॉलिसी का एक संगीन शदीद किस्म का एग्जैक्टली वो फुकदान और वो बहरान दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब। TLP वाले मामले पर भी सर आपके से बात करना चाह रही हूँ। महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम को खत्म करने का प्रोसेस शुरू करते हुए सर सबरी वजीर आला पंजाब को अर्साल कर दिए। तो क्या फैसला हो गया है सर कि TLP सियासी धारे में आ रही है? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अमन है, उस अमन को हमारा मुतमन्ना नजर है। पाकिस्तान के हर शहरी का ये मुतमन्ना नजर है कि पाकिस्तान की किसी तसादुम का पाकिस्तान अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता, चाहे वो पाकिस्तान की मैशियत हो, पाकिस्तान की कौमी सलामती हो। इन तमाम चीज़ों को जो है वो आप मद्देनजर रखते हैं। इसके ऊपर जो है वो स्टेयरिंग कमेटी एक कायम हुई है, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी जो तफसीलात कौमी धारे में आ रही है फरूख साहब, हाँ या ना, हमें तो बता दें। कलअदम हट रहा है नाम के साथ। देखें बुनियादी तौर के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि जो अभी बातचीत हुई है, उस बातचीत की जो तफसीलात हैं वो अभी सामने नहीं आई। उसको अभी दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद कमेटी जो है उसके ऊपर काम कर रही है। जैसे ही तफसीलात उसकी फाइनलाइज होंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे उसको। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरूख हबीब साहब। प्रोग्राम थे अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक 7 साल बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी है और 5 अफाद पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है, जिसने एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट किया है कि ज्यादती के केसेस में मुतासरा फर्द का तन्हाई में लिया गया जो बयान है वो सजा के लिए काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्यादती के बढ़ते केसेस को मजबूत हाथों से रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुकी है कि रेप तन्हाई में होने वाला जुर्म है। आमतौर पर ऐसे केसेस में गवाहों का होना मुमकिन नहीं होता। अदालतें ज्यादती के केसेस में गवाहान से ज़्यादा मुतासरा फ़र्द के बयान पर इक्तफा करती हैं। बिलाशुबा ये बड़ा अहम फैसला है जो बाकी दीगर केसेस के लिए भी एक नज़ीर बनेगा। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मौजू पर बात की है और रेप केसेस बढ़ने की एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन को करार दिया है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ज़्यादती के केसेस बढ़ रहे हैं, कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन माशरे की तबाही का जिम्मेदार है। बात तो वज़ीर आज़म बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, सुनिए। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सेक्स क्राइम बढ़ रही है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक चीज है
और ये मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोबाइल फोन का जो चैलेंज आया है, इसकी अच्छाइयां एक तरफ, जो दूसरी तरफ आ रहा है उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारे माशरे में। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के साथ ज्यादतियां, 3 साल पहले एक ज़ैनब केस हुआ था तो सारा माशरा हमारा खड़ा हो गया। अब आप अखबार में पढ़ें तो 3-4 दफा बच्चों को से ज्यादतियां हो रही हैं, औरत को रेप किया जा रहा है और कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। तो मौजूद मेहमानों में मुफ्ती ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बिलाल कुतुब भाई ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूंगी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला देखा होगा आपने सर, ये रेप केसेस के हवाले से शरीयत क्या कहती है सर इस हवाले से? देखें, बात यह है कि शरई तौर पर सजा की 2 किस्में होती हैं। एक सजा होती है हद और एक होती है ताज़ीर। हद की सजा के लिए तो गवाही जरूरी है और गवाहों की शर्त कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की है, 4 गवाह होने चाहिए। जब तक 4 गवाह नहीं होंगे उस वक्त तक बदकारी की जो सजा है, उस सजा का जो हद का तज़किरा कुरान और हदीस में मिलता है वो नाफिज नहीं की जा सकती, लागू नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ताज़ीरी सजा का, तो ताज़ीरी सजा के लिए 4 गवाहों की कोई शर्त नहीं है। अब अगर फर्ज करें कि किसी खातून के साथ रेप हुआ या किसी मर्द ने ज्यादती की है और जज, अदालत सियाको सबायत, कराइन, दलाइल और दाएं बाएं के हालात और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रख करके अगर जज ये समझता है कि ये जो मुजरिम है वाकई तौर पर इसने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो हद तो अगरचे जारी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास गवाहों की शर्त नहीं है, लेकिन ताज़ीरी सजा बहरहाल वो नाफिज कर सकता है। ये जो आम तासुर है कि गवाह नहीं होंगे तो सजा नहीं होगी, ये तासुर खिलाफ शरीयत है, खिलाफ अकल भी है और गलत भी है। सही। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, बिलाल कुतुब साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? खुशाइंद है और बहुत सारे ऐसे केसेस जो फिर लटकते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, उनमें भी फिर वहां पर भी सजाओं के फैसले जल्द से जल्द होंगे। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुरान और हदीस जो है वो हावी है। जो उसके पैराडाइम में कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा तफसीर की जाएगी और मेरे ख्याल में जुडिशरी ने 74 साल ले लिए उसकी तफसीर करने में। शरीयत में जो गवाह हैं उनकी बड़ी हैसियत है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस बात को भी याद कीजिए, जब उस औरत ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, तो बहरहाल बच्चे के 2.5 साल दूध पिलाने के बाद भी उसको सजा तो सिर्फ उसी की गवाही के ऊपर दी गई ना। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में हम बहसियत उम्मत जो है हम हजरत उमर खत्ताब के कोड़े को तो नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अदालत करती है तो हमें फौरी तौर पे जो है वो कवानीन के वो लुच्चे काम याद आ जाते हैं जिसको हम पर्दा रखना चाहते हैं और फिर हम सहारे ढूंढते हैं कि किसी तरीके से ये नाफिज हो ना। जब तक सख्ती से कानून नाफिज नहीं होगा, मेरे ख्याल में रियासत गुनाह में खुद मुलव्वस समझी जानी चाहिए। सही। अब बिलाल साहब, मैं ये मोबाइल फोन्स वाले इशू पर भी बात करना चाह रही हूँ। वजीर आजम साहब ने बड़ी दुरुस्त, मैं समझती हूँ बड़ी बेहतरीन और ज़बरदस्त बात की है कि जो पहले कभी लोगों तक रसाई नहीं होती थी, आज घर घर में हर एक के फोन्स के अंदर वो सारा डाटा, वो सारा गंद मौजूद होता है, जिसकी वजह से माशरा और तबाही की तरफ जा रहा है। बिलाल साहब, जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, ये बात जो कि कप्तान कहता है तो वो आपको स्कैंडल भी लगता है, वो आपको आज़ादी में मुदाखलत भी लगती है, लेकिन यही बात जो है वो कम से कम पाकिस्तान में 74 सालों से आप उलमा किराम के मुंह से भी तो सुन रहे हैं ना। वहां पे तो आपको ये कभी, वहां पे तो आपको ये शरीयत लगती है, लेकिन कमाल हसास तबीयत की है ना। कप्तान शायद समझता नहीं है इस बात को कि इतनी हसास हमारी तबीयत है कि तस्वीर चाहे हराम हो, लेकिन कोविड-19 का इलाज सना मक्की से उलमा किराम ने किया, उसको तो हमने हराम नहीं करार दिया। 5 मुहर्रम 14 अगस्त तो कौम को मामू बना दें आप, वो सोशल मीडिया को हमने हराम तो करार नहीं दिया। नकल हो इम्तहानों में व्हाट्सएप को हमने हराम नहीं करार दिया। लोगों की इज्जत उछाल दें हिडन कैमरास के साथ हमने हराम नहीं करार दिया। टॉप 10 के अंदर गंदी फिल्में लोड करने वाले और नाइट पैकेजेस फ्री वाले मुल्क में रहने के बावजूद, प्रॉक्सी ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड करने के बाद, उन मवादों को इस्तेमाल करने के बावजूद किसी को शरीयत याद नहीं आती। लेकिन जो ही आप उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, आपको अंदाजा है कि वहां पे ये आप गलाज पे नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी जो बिद्दत है कि पाकिस्तान के मुकद्दर में शायद सिर्फ इसलिए लिख दी गई है कि हुकूमत गुनाह पर टैक्स लेती है और उसको फिर लीगल कर देती है। क्यों हुकूमत ये नहीं कर सकती कि वो पीटीए से स्टैटिस्टिक्स ले और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाए? बिल्कुल ठीक। बिलाल भाई, मुझे ब्रेक लेना है। बिलाल भाई, मैं चाह रही हूँ कि मुफ्ती ज़ुबैर साहब का भी कमेंट आ जाए इस पर। शुक्रिया दोनों मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के एमपीए के ऊपर
कत्ल का इल्जाम है। इस पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। जो वीडियो मूंखे डिलीट करण जी धमकियूं मिलनि पियूं, डिलीट करियो न त तव्हांजे लाइ मसइलो थींदो। मसइलो करण वारो कंहिंजी ताक़त कोन्हे जो करे वधीक इज़त ॾियण वारो अलाह साईं आहे। उसको बिजली की शाटों से बेरहमी से मारा गया है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके रकम इतने थे ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता वो रकम। वो ताकतवर लोग हैं, पुलिस उनके सामने झुकती है, डरती है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डीजी रेंजर्स, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। यह इस जागीरदारी निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये मुकदमे 2 हैं लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है, बिल्कुल सिफर है। सिंध की बात कर रही हूँ जहाँ एक ही दिन में एक ही पार्टी के 2 MPs के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज हुए हैं, लेकिन दोनों में मरकजी मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कराची के मेमन गोट में शहरी नाजिम जोखियों का कत्ल, जिसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के MPA जाम उवैस जोखियों पर लगाया जा रहा है। लवायकीन के मुताबिक नाजिम ने चंद गैर मुल्की शिकारियों को तलोर के शिकार से रोका था और उनकी वीडियो बनाई थी जो वायरल हो गई और उसके बाद से उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही थी। लवायकीन का इल्ज़ाम है कि ये गैर मुल्की शिकारी पीपल्स पार्टी के MPA जाम उवैस जोखियों के मेहमान थे। नाजिम की बनाई गई वीडियो वायरल हुई, उन्हें जाम हाउस बुलाकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और लाश भी उसी घर से मिली है। जबकि दर्ज की गई FIR के मुताबिक लाश एक फार्म हाउस के करीब से मिली है। पुलिस ने जाम उवैस के मुहाफिजों को तो पकड़ लिया है, लेकिन वो खुद जो मरकजी मुल्जिम हैं हाथ नहीं आए। लवायकीन दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पुलिस ताकतवर के आगे झुक रही है। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, DG रेंजर्स नोटिस लें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के लाड़काना में MPA गरोर आसरान, इन पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके मुहाफिजों ने एक घर पर फायरिंग की है, जिससे मुबैना तौर पर एक खातून कत्ल हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन वहाँ भी 24 घंटे गुजर गए हैं और SSP कमर शहदाद की यकीन दहानी के बावजूद मुकदमा ही दर्ज नहीं हो सका है। नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गालिबन इस बात का बेहतर जवाब दे सकें। नबील साहब बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, उसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई सर, जाम उवैस के मुहाफिज गिरफ्तार कर लिए। और माजी में भी सर यही होता रहता है, छोटे लोगों को फंसवा कर सर बड़ा आदमी बच जाता है। इस बार भी ऐसे ही होने जा रहा है क्या? किरण, एक तो बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया है और मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इस बात का जो है नोटिस भी लिया है और एक्शन भी लिया है और उन्होंने ही जो है वजीर आला को कहा है कि जो भी जवाबदार है, जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनके खिलाफ जो है अभी FIR भी कर चुका है, उनका फौरी तौर पर गिरफ्तारी होना चाहिए। और ये मैं अश्योरेंस आपके तवस्सुत से उन लवाकिन को इसलिए भी मैं देना चाहता हूँ क्योंकि जोकियो बरादरी और अब मेरी बरादरी जो गबोल बरादरी है वो एक ही इलाके में मलीर में साथ रहते हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ इस वाक़े के ऊपर और मैं समझता हूँ कि ये एक टेस्ट केस है सिंध हुकूमत के लिए और इस टेस्ट केस में पूरा यकीन है कि कामयाब हो, क्योंकि चेयरमैन बिलावल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि चाहे वो पीपल्स पार्टी के MP हो, MNO, मिनिस्टर हो, मलवस है, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह फौरी तौर पर सर ये बहुत खुशाइंद होगा कि आपकी बात के ऐन मुताबिक कार्रवाई हो भी। सर बिलावल साहब ने नोटिस इस पे लिया हुआ है, उन्होंने वजीर आला साहब को कहा हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपके इल्म में है जाम उवैस कहाँ हैं? क़यादत ने बात की है सर उनसे खुद को कानून के हवाले करें, फरार इख्तियार करने के बजाय इल्जामात का सामना करें। सर बात कर रहे हैं आप लोगों से? मुझे पूरा यकीन है कि जो है उनको इस बात का इल्म होगा। देखिए, जाम अब्दुल करीम खुद MNA, ये उनके छोटे भाई हैं जो MPA जिनका जो है FIR में नाम है और वो मलीर के जो है MNA होते हुए भी और पीपल्स पार्टी के MNA होते हुए भी मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब के साथ राब्ते में है उनके भाई के हवाले से
और चेयरमैन बिलावल साहब ने साफ दो टोक अल्फाज कहा है कि अगर उनके लॉकिन ने नाम दिया है आपके भाई का तो उसकी गिरफ्तारी लाजमी है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये टेस्ट केस है गवर्नमेंट के लिए, कभी भी एक एमपी के लिए गबूल साहब अच्छी बात है सर, आपकी जानिब से इस चीज़ पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है और आप यकीन दहानी भी करवा रहे हैं, लेकिन सर लवाहिकीन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो देखिए, नाजिम जोखियों को बुलाया गया सर, यानी कि निजी अदालत लगाकर खुद ही मौत की सज़ा दे दी। तो सर क्या पीपल्स पार्टी के सियासी मंशूर में ऐसे जागीरदारों और वडेरों की गुंजाइश मौजूद है क्या? मैंने कहा ना, बहुत ही अफसोसनाक ये वाकया है और मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले बर्दाश्त वाकया है। ये मैंने पहले भी ट्वीट भी किया और मैंने जोकियो बरादरी से और लवाकिन के बरादरी से न सिर्फ अफसोस के इज़हार नहीं बल्कि उनको पूरी यकीन दहानी कराई है कि पीपल्स पार्टी जो है और सिर्फ गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। हम लवाकिन के जो खानदान है उसके साथ खड़े हैं। नबील गबूल साहब, वैसे पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब खुद इन्वॉल्व हैं, वो वजीर आला को नोटिस लेने का कह रहे हैं, तो उनके घर जाएंगे सर अफसोस के लिए? देखें जी, इस वक्त मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ और चेयरमैन बिलावल साहब लाड़काना में हैं और बिल्कुल मुझे यकीन है वो जरूर जाएंगे। वजीर आला साहब भी हो सकता है वो कल जो है वो चले जाए वहाँ पर, और आज उन्होंने अपने मिनिस्टर को साजिद जोकियो साहब को भेजा है वहाँ पर, जो कि खुद जोकियो ट्राइब से है। मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं और खुद चीफ मिनिस्टर भी जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर रिजल्ट लेकर जाएंगे। जो जवाबदार है उनकी गिरफ्तारी होगी इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें खुद मैं समझता हूं जिनका नाम जो है आया है वो खुद। बहुत शुक्रिया गबूल साहब कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बात आप कह कर जा रहे हैं कर जा रहे हैं उसी तरह से हमारे सामने कल पिक्चर वाज़े हो, क्लियर हो। फौजिया, आप मेरे साथ मौजूद हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बताइएगा ये पूरा वाकया क्या है, आप लोगों को इस मुबैना कत्ल के बारे में पता कैसे चला? वहाँ पे अरब आए हुए थे, वो शिकार पे आए हुए थे, तो उसने नौजवान ने ऐसे ही पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, उसने ऐसे ही पूछा और इस वजह से जो है उन लोगों ने वीडियो वायरल कर दी कि उसने जो है वो जो है हमसे लड़ा है। फिर जो है जाम साहब ने उसको धमकियां दी कि वो वीडियो वायरल ना की जाए, वो डिलीट की जाए, उसको जो है वो धमकियां दी गई थी। और फिर जो है उसको धमकियां दी गई थी। फिर जाम साहब ने उसको घर पे बुलाया 11 बजे, और भी उसके साथ 2 लोग थे और उसका भाई भी था। फिर जाम साहब ने जो है उसको बिठा दिया था। फिर जो है उसके भाई को बोला अब हम जो है कल फैसला करेंगे, आप अपने भाई को यहाँ पे छोड़ के जाएं। फिर जब वो भाई घर आया तो फिर जो है उसको बेरहमी से मारा गया, उसको बिजली की छाटें भी लगाई गई थी, बहुत सारा जो है उसको खून भी निकला है और बेरहमी से मारा गया उसको। हमें इंसाफ चाहिए। अभी तक जो है हम 8 बजे से बैठे हैं, हमारी हालत बुरी हो गई है यहाँ पे बैठ के। साजिद जोकियो साहब आए हैं आपके पास, जैसे नबील साहब बता रहे थे? उसको फांसी दी जाए या उसको हमारे सामने गोली मार दी जाए ताकि हमें थोड़ा सुकून मिले। हमें बहुत दर्द हो रहा है और हम यहाँ 8 बजे से बैठे हैं, ये टाइम हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ न्यूज़ें चल रही है। न्यूज़ें हम 100 से ऊपर दे चुके हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा आपको। हुकूमत से उम्मीद रखिए क्योंकि वो खुद कह कर जा रहे हैं। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ और अब बात करने जा रहे हैं कराची में नस्ला टावर या तिजोरी टावर, जिनके साथ जो कुछ हो रहा है, आवाम परेशान है कि आखिर हम वेरिफिकेशन करवाएं कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। कराची में नाज़रीन नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स, इससे पहले मक्का टावर मिसमार होने का आगाज़ हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरेस को गिराने की कार्रवाई रोकने की सदा भी मुस्तरद की। अदालत आलिया ने मक्का टेरेस के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर बरहमी का इजहार भी किया। कहा कि गैर कानूनी तामीरात करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ कराची में नस्ला टावर जैसी मजीद 16 गैर कानूनी इमारतें हैं जो सामने आई हैं। जिना एवेन्यू, मलीर के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ज़मीनें जालसाजी से लेने का इंकशाफ हो रहा है। फ्लैट्स खरीदने वालों की जमा पूंजी ख़तरे में पड़ रही है
नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी पहले की रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद उनसे बात करते हैं। ये है मलीर कैंट के साथ साथ चलने वाली सड़क जिना एवेन्यू। 10 साल कबल यहाँ पर बड़े बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए। खुशनुमा इश्तेहारात में तमाम मंजूरियां हासिल होने के दावे किए गए, जिससे मुतासिर होकर कराची के हजारों शहरियों ने अपने ख्वाबों के घर यहीं बनाने का फैसला किया। खवातीन के जेवर बेचे, बीसियां डाली और उम्र भर की जमा पूंजियां लगा दी गईं। मगर ये सब कुछ हो जाने के कई बरसों बाद डिप्टी कमिश्नर मलीर ने ये इंकशाफ किया है कि जिना एवेन्यू पर बनने वाले 16 रिहायशी मंसूबों की जमीन गैर कानूनी है। डिप्टी कमिश्नर मलीर गंवर लगारी के मरासले के मुताबिक 16 मंसूबों के लिए 40 एकड़ जमीन जालसाजी से हासिल की गई थी। जो रिहायशी मंसूबे गैर कानूनी करार दिए गए हैं, उनके बनाने वाले शहर के नामी गिरामी बिल्डर्स हैं। डीसी मलीर ने जिना एवेन्यू के इन मंसूबों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन को खत लिखा, मगर मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन का चार्ज रखने वाले सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शमसुद्दीन सोमरो ने कार्रवाई करने के बजाय टका सा जवाब दे दिया और कहा कि डीसी मलीर खुद कार्रवाई करें। जिस अरसे में जिना एवेन्यू पर ये गैर कानूनी तामीरात हुई, उसमें 1 साल तक यही शमसुद्दीन सोमरो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदे पर भी बिराजमान थे। गैर कानूनी करार दिए गए 16 में से 3 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी हो चुके हैं, जबकि बेशतर मंसूबों की तामीर 70 से 90% तक मुकम्मल है। मगर जमीनों के बारे में डीसी मलीर का ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद अरबों रुपए के हजारों फ्लैट्स खरीदने वालों को भी नस्ला टावर के मकीनों की सफ में ला खड़ा किया है, जो बिल्डर्स और अफसरशाही की मिली भगत से किए गए फ्रॉड की वजह से बड़ी परेशानी में आ गए हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ मंसूर मुगैरी, समा, कराची। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने कराची के कई रिहायशी मंसूबों को गैर कानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दिया, जिन पर अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है कि एक प्रोजेक्ट को बनने में कई साल लगते हैं, उस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस पर बात करने के लिए इरफानुल हक मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान, ये कितना अर्सा लगता है नेस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स, मक्का टेरेस, इनके खिलाफ कार्रवाई कितने साल बाद हुई है और इसमें क्या क्या बेकायदगियाँ सामने आई हैं? देखिए, अलमिया यही है कि अदालतों में केस भी जाते हैं और मुख्तलिफ मामलात में गैर कानूनी जो मामलात हैं वो भी सामने आते हैं, मगर उसके बावजूद तामीरात नहीं रुकती हैं। जो मिली भगत है बिलखुसूस SBCA की, अदालत भी इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कई बार कि अफसरान की मिली भगत से सब कुछ होता है। नस्ला टावर की जो ज़मीन है 2015 में इसको फाइनली इस पर काम शुरू हुआ है। 2004 में शारा फैसल की जो ज़मीनें, वो जो प्लॉट्स थे रिहायशी प्लॉट्स, उसको कमर्शियल में तब्दील किया गया था शहरी हुकूमत की जानिब से। और इसके अलावा जो तिजोरी हाइट्स है, ये 2015 से इसके बाद तामीर शुरू हुई और उसके केसेस भी हाई कोर्ट में उसके पेंडिंग रहे और हमने देखा कि इस दौरान तामीरात शुरू हो गई और 2 फ्लोर का कोई स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा हो चुका था, अब जिसे गिराया जाएगा। इसके अलावा मक्का टेरेस की अगर हम बात करें तो 2016 में जब ये तामीरात शुरू हुई थी तब सिंध हाई कोर्ट में केस दायर हो गया था, मगर उसके बावजूद वहाँ पर तामीरात होती रहीं और अब वो पूरी बिल्डिंग बन चुकी है। 16 फ्लैट्स हैं जहाँ पर लोग आबाद हैं। यही मामलात दीगर केसेस में भी है और जो तवील तरीन केसेस चलते हैं। मगर एक मक्का टेरेस के हवाले से एक मुनफरिद बात यह है कि अदालत ने एक अहम हुक्म जारी किया और ये कहा है कि जिन लोगों ने इसकी मंजूरी दी है, जो अफसरान इसमें मुलविस हैं, वो मुर्दा हैं या जिंदा हैं, हाजिर सर्विस हैं, रिटायर्ड हैं, उन सब के नाम DG SBCA खुद पेश करेंगे 8 नवंबर को कोर्ट में और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी बाकायदा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत फ़ान आपका, आप साथ मौजूद थे। अब नाज़रीन, तमाम लोग यही सवाल करते हैं कि आखिर जिनकी जमा पूंजी है वो बेचारे क्या करें? कराची में अपना घर खरीदने वाले तस्दीक कहाँ से करवाएं कि कौन सा रिहायशी मंसूबा है वो कानूनी है, कौन सा मंसूबा है जो गैर कानूनी है? आम आदमी को कौन कौन से कागज़, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब लेकर आए अली हफीज़, साबिक चीफ कंट्रोलर है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के। बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 जब इनेक्ट हुआ था उसका मकसद यही था कि लोगों को बिल्डरों की बदमाशियों से बचाया जाए। आम आवाम को, अवामुन्नास वाकई में बड़ी परेशान है और उसे कोई भी सही तरीके से गाइड करने को तैयार नहीं है। अगर वो फ्लैट लेने जा रहा है तो उसको सेक्शन 4 के तहत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC जो इशू होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
वो देखना होता है, उसका रोल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं एक पब्लिक की बात कर रहा हूँ या अलॉटी की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये देखेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट की एनओसी बिल्डिंग कंट्रोल ने इशू की है या नहीं की है। अगर वो एनओसी इशू हुई हुई है बाकायदा तरीके से और उसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन लगी हुई नहीं है, तो बिल्डिंग कंट्रोल की हद तक वो अलॉटी अपने आप को मुकम्मल सेफ समझता है, उसको सेफ होना ही चाहिए, क्योंकि यकीनन उसके पास तो कोई और मैकेनिज्म नहीं है। एक इंडिविजुअल का काम ये नहीं है कि वो जाके मुख्तलिफ इदारों में जाकर के अपने आप को परेशान करता है फिरे। ये जिम्मेदारी बिल्डिंग कंट्रोल की आती है। बेचने के लिए जो एनओसी की रिक्वायरमेंट होती हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। वो ये होती हैं कि बिल्डर जो एनओसी ले रहा है या जो बिल्डिंग बेच रहा है उसमें फ्लैट कितने होंगे, उस बिल्डिंग में उस फ्लैट का साइज़ कितना होगा। एनओसी में सब चीज़ें लिखी होती हैं कि इतना एरिया होगा, इतने अपार्टमेंट्स होंगे, इतनी उसकी प्राइस होगी और ये अदारों से उसकी एनओसीस होगी और इसकी कीमत जो है इनमें ये चीज़ें कंपोनेंट शामिल होंगे। वो एनओसी देखने के बाद अलॉटी जब बुकिंग कराता है तो अलॉटी अपने आप को मुकम्मल तरीके से सेफ समझता है। एक शहरी से फ्लैट खरीदने जाए तो वो उसकी एनओसी चेक कर लेके इत्मीनान कर लेके एसबीसी की एनओसी को मिली भी है तो फ्लैट खरीद ले। जी, कानूनी तौर पर यही उसका काम मुकम्मल हो जाता है कि वो सिर्फ वो एनओसी देखे बिल्डिंग कंट्रोल की और उस एनओसी को ज़्यादा करे, उस एनओसी को वेरीफाई कर ले बिल्डिंग कंट्रोल से कि ये एनओसी कहीं जाली तो नहीं है, फेक तो नहीं है, ये किसी ने गलत तरीके से बनाई तो नहीं है। यहाँ तक वो वेरीफाई कर ले। वेरीफाई कहाँ से करेगा? उसी से करेगा सदारी जिस अदारे ने उसको इशू किया है और वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वहीं जाएगा, उस एनओसी को वेरीफाई करेगा, उसका काम खत्म हो गया। तो रऊफ फारूकी साहब जो इंपॉर्टेंट बातें बता रहे थे, नाज़रीन से गुजारिश करूंगी कि इस क्लिप को अपने पास संभाल के रख लीजिए। जब भी कभी घर खरीदने का इरादा हो कराची में तो पहले ज़रा एनओसी कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी से चेक करवा लें और उसके बाद ज़मीन खरीदें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।